हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 11 क्लासें करा दी हैं और ये हम लोगों की जो क्लास है ये 12 नंबर की हम लोगों की क्लास आज रहने वाली है। अगर इससे पहले की क्लासों को अगर आपने नहीं किया है तो उनको आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से एमसीक्यू टाइप में बताया हुआ है और कुछ जगह पर मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है। और मैं थ्योरी की जो क्लास है वो मैं आप लोगों की अलग से ले रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स में मैंने पहले ही आप लोगों की क्लासें ली हुई हैं। इनकम टैक्स में अगर देखना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स में देख लीजिए। और इनकम टैक्स में अपन नई की बात करते हैं तो मैंने 2 क्लासें इनकम टैक्स में भी आप लोगों की ले ली हैं। न्यू क्लासों की अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिफिकेशन डालते ही मतलब पेपर भी हाल ही मतलब नज़दीकी में है। अब बीपीएससी जो है बिहार की बात करते हैं, बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसमें 3.0 भी आ रही है। कुछ बच्चों ने कहा है कि इसकी भी तैयारी कराइए आप सर, और साथ में बिहार एस्टेट की भी कराइए। तो अगर आप लोग एस्टेट दे रहे हैं तो अगर आप लोग अभी दे रहे हैं तो आप लोगों को हो सकता है इसमें मौका मिले भी और ना भी मिले, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मिल भी सकता है, हम तो कहें सभी को मिले, जो भी क्वालिफाई करें सभी, मतलब ये सभी बच्चों को मिलना चाहिए मौका, क्योंकि ये भी तो नौकरी के लिए तैयार ही है कर रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं नहीं मिलता है तो देखते हैं फिर आगे। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, चाहे बिहार एस्टेट की करिए चाहे बीपीएससी की। मतलब कि जो बीपीएससी में देखो 3 अकाउंट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है अकाउंटेंसी, एक होता है बिजनेस स्टडी, ठीक है, और एक होता है हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता। ये 3 सेक्शन होते हैं। तो इसमें से बता दीजिए आप लोग कि आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो ज़्यादा लोग डालेंगे जिसमें, वो लोग बता दीजिए, उसी की तैयारी हम करवा देंगे। देखो कम समय है, अब ये इम्पॉसिबल है कि तीनों सब्जेक्ट ही करा दें, ये तो भाई इम्पॉसिबल है क्योंकि समय कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा और मार्च में एग्ज़ाम है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिए, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। और ये सब्सिडरी बुक के हम लोगों के क्वेश्चन जो है, मैंने बताया था आप लोगों को कि सब्सिडरी बुक मैंने आप लोगों को वहाँ पर पूरी क्लासें अच्छी तरीके से बताई हुई हैं कि सहायक पुस्तकें क्या होती हैं, कौन कौन सी सहायक पुस्तकें होती हैं, क्या क्या इनके लाभ होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएँ होती हैं। अगर ये करना है तो आप लोग वहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। वो क्लासें वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये सब है एक ही जगह पर, बस प्लेलिस्ट का चेंज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भाग के भी आया हूँ आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एमसीक्यू में भी करेंगे, और थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा चल के आया हूँ इसीलिए थोड़ा सा हाँ पर आऊँ, तो ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में, बिहार एस्टेट 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरी जो प्रयास है अच्छे लगते हैं तो आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मतलब अनसब्सक्राइब ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कराएं, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं, अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ लाइक मांगता हूँ, ना कमेंट मांगता हूँ, बस सिर्फ लाइक मांगता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। क्रय वापसी वही का जो होता है, हमेशा क्या होता है, क्रय वापसी वही का होता है। तो अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में ही लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों को हमने ध्यान में रखा हुआ है कि परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोन एज, मतलब कि जो परचेज रिटर्न जो वही है, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न जो है, परचेज रिटर्न बुक यहाँ पर होना चाहिए, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक। क्रय बही का शेष जो है हमेशा होता है, नाम शेष होता है, जमा शेष होता है, ए और बी में से कोई एक हो सकता है या फिर कोई नहीं, मतलब कि डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, आइदर ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है या फिर नन, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है कि क्रय वापसी बही का, क्रय वापसी बही मैंने बताई हुई है आप लोगों को। याद रखिए कि क्रय वापसी बही का जो शेष होता है, क्रय वापसी बही का जो शेष होता है वो जमा शेष होता है। अगर आप लोगों को इसका नमूना देखना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर क्रय वापसी बही का नमूना, बिल्स रिसीवेबल का नमूना, मतलब कि ये सारे के सारे सैंपल आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आती है तो हम लोग एक वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोगों को समझा भी देंगे। तो याद रखिए कि क्रय वापसी बही का जो शेष होता है, क्रय वापसी बही का जो बैलेंस होता है, क्रय वापसी बही का जो शेष होता है वो हमेशा जमा शेष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि क्रय वापसी बही का जो शेष होता है वो जमा शेष होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मार्च के लिए बिक्री बही का योग इंगित करता है। मार्च के लिए बिक्री बही, मार्च के लिए बिक्री बही का योग इंगित करता है। क्या इंगित करता है? महीने का, एक सेकंड इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ठीक है। मार्च के लिए बिक्री बही का योग इंगित करता है महीने का कुल क्रय इंगित करता है, महीने का कुल उधार विक्रय इंगित करता है, महीने का कुल नगद विक्रय इंगित करता है, या फिर कुल विक्रय घटाव के साथ बिक्री वापसी। जो मार्च के लिए बिक्री बही का योग क्या इंगित करता है? टोटल ऑफ द सेल्स बुक फॉर मार्च, इसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है कि महीने का कुल उधार जो है, बिक्री बही की बात यहां पर करते हैं। और सेल्स बुक में हम लोग क्या लिखते हैं? तो सेल्स बुक में हमने पहले ही बताया हुआ है कि हम लोग उधार विक्रय का लिखते हैं। उधार विक्रय का जो लेखा किया जाता है वो बिक्री बही में किया जाता है, सेल्स बुक में किया जाता है। अब क्या इंगित करेगा? महीने का जो है वो कुल उधार विक्रय इंगित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि उधार पर स्वामी संपत्तियों का क्रय अभिलेखित किया जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर हमने माल उधार अगर खरीदा है तो वो कहाँ लिखा जाएगा? और अगर हमने संपत्तियों का उधार खरीदा है, संपत्तियों को हमने कैसे खरीदा है? संपत्तियों को अगर हमने उधार खरीदा है तब कौन सी बुक में लिखेंगे? तो बताइए कि उधार अगर हमने खरीदा है तो उसके लिए हम लोग क्रय वही का यूज करेंगे। क्रय वही को बोलते हैं परचेज बुक को यूज करेंगे, परचेज बुक का यूज करेंगे। लेकिन जब हम संपत्तियों का उधार खरीदेंगे, जैसे फर्नीचर खरीदा है, मशीन खरीदी है, तो इनका लेखा हम लोग मुख्य जर्नल में करेंगे। किस में करेंगे? तो इसका लेखा हम लोग मुख्य रोजनामचा में करेंगे। और मुख्य रोजनामचा के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ई ऑप्शन ना होके सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्ड इन। तो इज रिकॉर्ड इन किस में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जर्नल प्रॉपर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर जर्नल में इनको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने भी बिल्कुल सही आंसर लगाया है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सहायक
सहायक वही नहीं है। अब सहायक वही नहीं है तो विक्रय वही सहायक वही है कि नहीं है, रोकड़ वही सहायक वही है या नहीं है, क्रय वही सहायक वही है या नहीं है, और प्राप्य विपत्र वही। तो याद रखिए कि फॉलोइंग आर नॉट सब्सिडरी बुक्स, तो फॉलोइंग आर नॉट जो नीचे लिखी हुई हैं उनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक्स नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर कि यहाँ पर विक्रय वही हम लोगों की है, क्रय वही है और प्राप्य विपत्र वही है, लेकिन सहायक बुक में हम लोग रोकड़ वही को शामिल नहीं करते हैं। सहायक वही में हम लोग रोकड़ वही को शामिल नहीं करते हैं। इसका रीजन हम लोग तब बताएंगे जब मैं आप लोगों को आज ही आप लोगों की रोकड़ वही वाली क्लास भी आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों की कोशिश करेंगे आप लोगों को देने की, कि जिससे आप लोग सभी लोग क्वालिफाई हो सकें। और मेरी आप लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। आप लोग सेल्फ स्टडी भी जरूर करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी में बार बार कहता हूं आप लोगों से, सेल्फ स्टडी जरूर करें, चाहे यूट्यूब की बात करें, चाहे पेड क्लासेस की बात करें। मैं नहीं कहता है कि मेरे वीडियो देखो, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी सबसे पहले, उसके बाद अगर कुछ देखना है तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5वें नंबर में कि स्थायी संपत्तियों के उधार क्रय। स्थायी संपत्ति, फिर से वही क्वेश्चन है कि स्थायी संपत्तियों का हमने उधार अगर क्रय को लिखेंगे तो हम लोग किस में लिखेंगे, क्रय बही में लिखेंगे। तो बहुत से बच्चे क्रय बही में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग याद रखिए कि अगर हमने माल उधार क्रय किया है, माल का उधार अगर हम क्रय करते हैं, माल का उधार अगर हम क्रय करते हैं तो हम लोग पर क्रय बही में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग रोकड़ बही में नगद की बात करते हैं, मुख्य जर्नल में हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जैसा मैंने बताया था, मुख्य जर्नल। और यहाँ पर मुख्य रोजनामचा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर जर्नल की बात हम लोग करते हैं। और मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि हम लोग, जब मैंने आप लोगों को क्रय बही के बारे में पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो आप लोग जरूर देखें पिछली क्लासों को जो मैंने कराई हुई हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थ्योरी की, उसको भी जरूर देखें आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में, द क्रेडिट परचेज, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। तो जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जैसा अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैंने इंग्लिश पर इसका ध्यान नहीं गया। उसके बाद 6 नंबर में लिखा हुआ है, और 6 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यापारिक अगर हमने माल लिया है और उधार अगर हमने उसकी बिक्री की है तो इसको लिखेंगे। तो देखो व्यापारिक माल की, देखो व्यापारिक 2 केस होते हैं, एक होता है व्यापारिक माल की उधार बिक्री। अब व्यापारिक माल की हमने उधार बिक्री की है, अगर हम नगद में करते तो हम लोग किस बुक में लिखते, तो हम लोग किस बुक में लिखते, तो हम लोग इसमें लिखते, रोकड़ वही में लिखते, नगद की बात। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक माल की उधार अगर हमने बिक्री की है तो इसे हम लोग किस में लिखेंगे, तो इसे हम लोग सेल्स बुक में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विक्रय बही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों को सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ये इसी प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दी है, इसीलिए आप लोगों को आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है आप लोगों को पहले से कॉन्सेप्ट पता भी हो, मैं ये नहीं कहता कि मेरा पूरा योगदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इन ट्रेड आर रिकॉर्डेड इन। तो इसे हम लोग किस में लिखेंगे, तो हम लोग सेल्स बुक में लिखते हैं। इसका राइट आंसर तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेन देन को मुख्य रोजनामचा में लिखा जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ट्रांजैक्शन इज
इंटर्ड इन जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल में हम लोग कौन कौन सी बुक मतलब कि कौन कौन सी चीज़ों को लिखते हैं तो मैं आप लोगों को बताया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर फर्नीचर का नगद क्रय हम लोग इसमें लिखेंगे। फर्नीचर का अगर हमने नगद क्रय किया है तो हम लोग क्या इसमें लिखेंगे। फर्नीचर का उधार क्रय अगर हमने किया है तो हम लोग इसमें लिखेंगे। लिपिक को वेतन का भुगतान किया है या ग्राहक के द्वारा माल की वापसी हुई है, तो इनमें से हम लोग किसका जो है लेखा मुख्य जर्नल में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। देखो, नगद की बात अगर हम लोग करते हैं तो नगद की बात हम लोग कैश बुक में कर लेंगे, क्योंकि वहां पर रोकड़ वही है हमारे पास, तो रोकड़ वही में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्नीचर का अगर हमने उधार क्रय किया है, फर्नीचर का उधार क्रय, अब फर्नीचर क्या है, तो फर्नीचर हो सकता है कि व्यापारी की एसेट हो, और एसेट अगर हम लोगों ने खरीदी हैं तो इसका लेखा हम लोग किस में खरीदते हैं, तो इसका लेखा हम लोग मुख्य रोजनामचा में करेंगे, मुख्य रोजनामचा में करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन लिखे हुए इसमें देख सकते हैं आप लोग, सैलरी पेड टू क्लर्क और गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर, तो इसका तो लेखा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम लोग मुख्य जर्नल में इसका ही लेखा करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 नंबर में कि यथार्थ रोजनामचा में लिखा जाता है। अब यथार्थ का मतलब होता है कि मुख्य रोजनामचा में, तो जर्नल प्रॉपर इज मीन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, मतलब कि जर्नल प्रॉपर में हम लोग क्या लिखते हैं, स्थायी संपत्तियों का उधार क्रय। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि हम लोगों ने फर्नीचर वहां पर खरीदा था, लेकिन यहाँ पर संपत्तियां लिखी हैं किस प्रकार की, तो यहाँ पर लिखी हुई हैं फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को हम लोग उधार अगर हम लोग क्रय करेंगे, नगद अगर हम लोगों ने सोचो कि उधार माल क्रय किया होता, उधार माल अगर हमने क्रय किया होता तो हम लोग किस में लिखते, तो हम लोग लिखते परचेज बुक में लिखते। लेकिन यहाँ पर हमने उधार संपत्तियों को खरीदा है, क्या खरीदा है, उधार हमने संपत्तियों का क्रय किया है, तो हम लोग किस में लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे, जर्नल प्रॉपर, तो हम लोग किस में लिखेंगे, तो इसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम लोग क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इसका सही आंसर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर फिलहाल तो ई ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, ये मान लीजिए आप लोग, एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है वो भी आप लोगों का यही सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन मतलब कि 1-2 ऑप्शन और अच्छे लिखे होते हैं तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा यहाँ पर, जब मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन और डालूंगा, इसी का क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल इसका राइट आंसर ये ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत लिखे हुए, ये मानिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 9 की बात करते हैं और 9 नंबर में लिखा हुआ है कि क्रय वापसी वही हिस्सा है, क्रय वापसी जो वही है वो किसका हिस्सा है, कि परचेज रिटर्न बुक इज ए पार्ट ऑफ, परचेज रिटर्न बुक किसका पार्ट है, तो वो सहायक वही का पार्ट है, या फिर क्रय वही का पार्ट है, या फिर खाता वही का पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो क्रय बही जो है, अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्रय बही अगर यहाँ पर
जो देखो क्रय बही जो पार्ट है, क्रय वापसी बही जो पार्ट है, तो वो कहेंगे कि सहायक बही इसका सही आंसर है। लेकिन जब आप लोगों का क्रय बही का ऑप्शन लिखा होता है तो ये आंसर आप लोगों का बदल जाएगा और यहाँ पर ई ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट है किसका, परचेज का। परचेज में से मान लो हमने परचेज किया है 10 यूनिट, उसमें से परचेज किए हैं 10 साड़ियों का, 10 साड़ियाँ हमने उन्हें क्रय की हैं, 10 साड़ियों को क्रय किया है और वो भी कैसे, उधार। अब इसमें से 2 साड़ियाँ जो हैं वो खराब निकल गई और इसमें डिफेक्ट निकल गया, तो हम लोग ये पार्ट किसका हो गया, ये 2 पार्ट जो है वापसी किया है, तो ये 2 पार्ट किसका हुआ है, क्रय का हुआ है। तो यहीं पर पूछा गया है कि क्रय वापसी बही हिस्सा है, तो क्रय वापसी बही अगर हम लोग परचेज ही नहीं करेंगे तो परचेज रिटर्न की बात कैसे आएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर माना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 नंबर की बात करते हैं और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि इन लेन देनों के कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट किए जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि किन लेन देनों के जो है, किन लेन देनों के, किन यहाँ पर याद आती है, ये पूछा गया है कि किन लेन देनों के कुल योग क्रय पुस्तक में प्रविष्ट मतलब लिखे जाएंगे। तो फर्नीचर की खरीद की हम लोग लिखेंगे क्रय पुस्तक में, क्या लिखेंगे इसको, तो फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो इसको हम लोग क्रय पुस्तक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नगद और उधार खरीद को हम लोग इसमें लिखेंगे, क्रय पुस्तक में नगद खरीद और नगद उधार को इसमें लिखेंगे, क्रय पुस्तक के योग में प्रविष्ट किए जाते हैं, क्रय पुस्तक कुल योग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल योग में, तो वहाँ पर हम लोग नगद और उधार खरीद को हम लोग इसमें शामिल करेंगे, या फिर क्रय वापसी को शामिल करेंगे, या फिर स्टेशनरी की खरीद को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन माना है और इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नगद और उधार खरीद को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल योग की बात की गई है। कुल योग का मतलब होता है कि जैसे मान लो हमने कुल योग मतलब होता है कि हमने 1 लाख की बिक्री की, 1 लाख का खरीदा है हमने, वो खरीदा है उधार, ठीक है, और 2 लाख का हम लोगों ने खरीदा है, वो खरीदा है नगद खरीदा है। तो हमसे पूछा गया है कि कुल कितना खरीदा है, तो कुल यहाँ पर आप कितना बताएंगे, तो कुल बताएंगे आप लोग 3 लाख, और यही पूछा गया है कि पुस्तक को छोड़ दीजिए आप लोग कि कुल योग क्रय में हम लोग प्रविष्ट करते हैं, तो नगद और उधार को दोनों को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी ऑप्शन माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 11 नंबर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि विक्रय वापसी रोजनामचे का आवधिक योग प्रविष्ट किया जाता है। विक्रय वापसी जो रोजनामचा है, विक्रय वापसी रोजनामचे का जो आवधिक योग जो है वो प्रविष्ट किया जाता है, तो वो विक्रय खाते में प्रविष्ट किया जाता है, माल खाते में प्रविष्ट करेंगे, क्रय वापसी खाते में उसको लिखेंगे, या फिर विक्रय वापसी खाते में लिखेंगे। और राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट टोटल ऑफ सेल्स जर्नल इज प्रपोज्ड टू, तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको हम लोग विक्रय वापसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो रोजनामचे का जो आवधिक योग है उसको हम लोग प्रविष्ट करेंगे, तो उसको हम लोग जब हम लोग सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे तो यहाँ पर उसका लेखा हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर खाते भी हम लोग पढ़ रहे हैं साथ ही साथ में, कि क्रय वापसी जो है वो रोजनामचे का आवधिक योग प्रविष्ट किया जाता है, तो वो कहाँ पर प्रविष्ट करेंगे, क्रय वापसी जो रोजनामचे का जो आवधिक योग है वो हम लोग क्रय खाते में प्रविष्ट करेंगे,
लाभ हानि खाते में प्रविष्ट करेंगे, क्रय वापसी खाते में प्रविष्ट करेंगे या फिर फर्नीचर खाते में लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक अकाउंट में लिखेंगे। और यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करते हैं तो वो भी लिखा हुआ है कि परचेज रिटर्न बुक अकाउंट में उसको लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 नंबर की, अगर हम लोग बात करते हैं कि खातों को संतुलित करने का अर्थ है। खातों को संतुलित करने का अर्थ है, यहाँ पर खाते भी हम लोग साथ ही साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक के भी हम लोगों ने किए हैं और आप लोगों को खाते के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ है? नाम पक्ष का योग करना, नाम पक्ष जमा पक्ष का योग करना, नाम व जमा पक्ष के योग के अंतर की गणना करना या फिर कोई भी नहीं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मीन पूछा गया है तो टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड या फिर डिफरेंस इन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है कि मतलब खातों का जो है, खातों को संतुलित करने का क्या अर्थ है? खातों को संतुलित करने का जो अर्थ है तो यहाँ पर ये अर्थ है कि दोनों पक्ष के योग करेंगे, जो पक्ष बड़ा होगा उसको हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे और दोनों तरफ लिखने के बाद जहाँ पर जो पक्ष छोटा है उसमें हम लोग उसका डिफरेंस लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने खाते 9th क्लास हाई स्कूल से हम लोगों ने 11th से हम लोगों ने खाते ही बनाए हैं, तो आप लोगों को ये बात तो मालूम ही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 14 में लिखा हुआ है कि उधार पर किए गए माल को लिखा जाता है। अगर हमने उधार पर किए गए माल को लिखा जाएगा तो उधार पर किए गए माल को, उधार अगर हमने माल जो है, अगर हमने उधार जो है माल क्रय किया है तो यहाँ पर किए गए की जगह है क्रय। उधार पर क्रय किए गए, क्रय यहाँ पर लिखा हुआ है उधार पर क्रय, उधार पर क्रय किए गए माल को लिखा जाता है। तो उधार पर अगर हमने माल खरीदा है तो लिखा हुआ है इंग्लिश में कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द, तो हम लोग उसको कहाँ पर लिखेंगे? क्रय वही में लिखेंगे, विक्रय वही में लिखेंगे, रोकड़ वही में लिखेंगे या मुख्य रोजनामचा में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? तो उधार माल का अगर हमने क्रय किया है तो उधार माल का क्रय जो है वो हम लोग क्रय बही में लिखते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 15 नंबर में, और 15 नंबर में लिखा हुआ है कि जब ग्राहक माल वापस करता है, जब माल, जो ये क्वेश्चन भी मोस्ट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में और कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। झारखंड की बात करें, इग्नू की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, बीआईईसी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें भले ही सन ना लिखा हो लेकिन कहीं ना कहीं ये आए हुए हैं, ठीक है। जब ग्राहक माल वापस, जब यहाँ लिखा हुआ है कि जब ग्राहक माल वापस करता है तो उसे बीजक भेजा जाता है, उसे डेबिट नोट भेजा जाता है, उसे क्रेडिट नोट भेजा जाता है या फिर उसे नगद पर्ची दी जाती है। तो जब माल, जैसे मान लो कि ग्राहक जो है, ग्राहक ने पहले माल खरीदा होगा, अब वो वापस कर रहा है, तो वो उसे क्या भेजा जाएगा? तो उसे जो है अगर हम लोग बात करते हैं तो उसे क्या भेजेंगे? तो उसे हम लोग क्रेडिट नोट
भेजा जाएगा, क्योंकि उसका जो रुपए है उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा, तो इसीलिए क्रेडिट नोट भेजा जाएगा, क्योंकि उसने माल जो है वो वापस किया है भाई, उसने माल वापस किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। 16 नंबर में लिखा हुआ है कि जब आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर को माल वापस किया जाता है तो उसे बीजक भेजा जाता है, उसे डेबिट नोट भेजा जाता है, उसे क्रेडिट नोट भेजा जाता है, उसे नगद पर्ची दी जाती है। तो जब हम लोग सप्लायर को माल भेजेंगे, जब सप्लायर को माल भेजेंगे तब क्या होगा? तो तब जो है अगर सप्लायर ने पहले रुपए ले लिए हैं तो अब हम उसके खाते में क्या करेंगे? तो उसे क्या भेजेंगे? तो उसे डेबिट नोट भेजेंगे, क्योंकि उसने पहले रुपए ले लिए हैं। मान लो कि अब उसे हम डेबिट नोट भेजेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, तो उसे क्या भेजेंगे? ए डेबिट नोट इज सेंड टू हिम। ठीक है, तो ए डेबिट नोट सेंड टू हिम। अब यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो क्लास और लंबी हो जाएगी, और मेरा मकसद ये की है कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करें और वहाँ पर हम लोग थ्योरी पढ़ें। एक समय पर दोनों काम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर मान लो मैंने कोई चीज़ पहले बता दी है अब उसी को फिर बताएं तो आप लोग हो सकता है बोरियत सी महसूस करें, और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अध्ययन करना है, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि विक्रय वापसी वही लेखा करती है। विक्रय वापसी वही किसका लेखा करती है? विक्रय वापसी वही किसका लेखा करती है? तो विक्रय वापसी वही क्रय किए गए माल की वापसी का लेखा करती है? नहीं करती है। क्रय किए गए माल की वापसी क्रय वापसी वही करती है। किसी भी क्रय की गई वस्तु की वापसी, इसमें भी नहीं लिखे। बिके हुए माल की वापसी, हाँ बिके हुए माल की वापसी जो है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो यही राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों को अगला आंसर भी नहीं बढ़ना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि बिकी हुई संपत्ति की वापसी, संपत्ति की वापसी की हम लोग बात यहाँ पर नहीं करते हैं। तो लिखा हुआ है कि द सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड, सेल्स रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करती है? द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, द रिटर्न ऑफ एनीथिंग परचेज, या फिर द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब हमने माल बेचा है उसके बदले में उस मतलब कि उसमें से कुछ डिफेक्ट निकला होगा तभी ग्राहक ने उसको वापस किया है, तो ये किस में लिखेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग लिखेंगे विक्रय वापसी वही में। इसको हम लोग किस में लिखेंगे? तो इसको हम लोग विक्रय वापसी वही में लिखेंगे, विक्रय वापसी वही में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो 18 नंबर की बात करते हैं, और लिखा हुआ है कि क्रय वही भाग है। क्रय वही किसका भाग है? खाता वही का भाग है, रोज नामचा का भाग है, अंतिम खाते का भाग है, या फिर आर्थिक चिट्ठे का भाग है। क्रय वही परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ। अब बताइए, यहाँ पर ऑप्शन अलग हैं और वहां पर ऑप्शन अलग थे, क्योंकि ऑप्शन को भी देखना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को 4 ऑप्शनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है, क्योंकि आप लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, बहुत से लोग बीएड किए होंगे, बहुत से लोग क्या ज़्यादातर किए ही होंगे। क्रय वही का भाग है, क्रय वही का भाग है तो वो लेजर का भाग होता है या जर्नल का भाग होता है? तो इन दोनों का तो आप लोग हटा ही दीजिए। तो अब बताइए आप लोग, अब 2 ऑप्शन हम लोगों ने कर दिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि क्रय वही जो है वो जर्नल का भाग है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्नल का हम लोग उप विभाजन करेंगे, और उप विभाजन में हम लोगों ने जब किया था तो एक में हम लोगों ने रोकड़ वही को रखा था और दूसरे विभाजन में हम लोगों ने सहायक वहियों को रखा था। ये बात आप लोगों को मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 19 नंबर में
कि क्रय वही में लिखा जाता है। क्रय वही में क्या लिखा जाता है, बार बार वही क्वेश्चन है। क्रय वही में हम लोग उधार माल का क्रय जो है वो लिखते हैं। समय खराब नहीं करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि सीधे क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधे आंसर की, क्योंकि आंसर हम लोगों को अब ऑटोमेटिक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, उसमें हम लोगों को कुछ पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर माल का उधार क्रय। इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है कि ऑप्शन को देखते ही आप लोगों को आंसर याद आ जाए, क्योंकि हम लोगों को थ्योरी थोड़ा ना लिखनी है वहां पर बैठ के, वहां पर हम लोगों को 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चयन करना है। तो क्रय खाता भाग है। अब क्रय खाता किसका भाग है, यहाँ बताइए। ये यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पर जो है आप रोजनामचा पर क्लिक मत करिए कि क्रय वही जो है वो रोजनामचा का भाग है, लेकिन क्रय खाता जो है वो खाता बही का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि परचेज अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ द लेजर का ये पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 21 नंबर में लिखा हुआ है कि क्रय वही लिखा हुआ है, ये क्रय वही लिखा हुआ है। क्रय वही के कुल योग की खतौनी की जाती है। क्रय वही के कुल योग की हम लोग खतौनी किस में करते हैं, तो याद रखिए कि हम लोग क्रय खाता के नाम पक्ष में करते हैं, या क्रय खाते के जमा पक्ष में करते हैं, या फिर लेनदार खाते के नाम पक्ष में करेंगे, या लेनदार खाते के जमा पक्ष में करेंगे। तो याद रखिए कि क्रय वही के कुल योग की खतौनी जो हम करते हैं तो क्रय खाते के नाम पक्ष में करते हैं, क्योंकि इसका जो शेष होता है, क्रय वही का जो शेष होता है वो हमेशा जमा शेष होता है। ये बात आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, 22 नंबर में लिखा हुआ है कि विक्रय वही में लिखा जाता है। विक्रय वही में माल का विक्रय लिखा जाएगा, सभी उधार विक्रय लिखे जाएंगे, सभी नगद विक्रय लिखे जाएंगे, माल की सभी उधार विक्रय लिखे जाएंगे। तो माल की जो हम लोग बात करते हैं तो माल की सभी उधार विक्रय की हम लोग इसमें लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विक्रय वही के कुल योग की खतौनी की जाती है। विक्रय वही के कुल योग की खतौनी हम लोग किस खाते में करते हैं, देनदार खाते में करते हैं, देनदार खाते के जमा पक्ष में करते हैं, विक्रय खाते के जमा पक्ष में करते हैं, या विक्रय खाते के यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नाम पक्ष लिखा हुआ है, विक्रय खाते के नाम पक्ष में करते हैं या विक्रय खाते के जमा पक्ष में करते हैं। तो राइट आंसर है कि यहाँ पर हम लोग जमा पक्ष में करेंगे, क्योंकि उसका शेष डेबिट शेष होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 24 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं, 24 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं कि मुख्य रोजनामचा में लेखा होता है, मुख्य रोजनामचा में लेखा होता है सभी लेन देनों का, सभी नगद लेन देनों का, या फिर सभी उधार लेन देनों का, या फिर सभी लेन देनों का जिनका लेखा किसी भी सहायक वहीयों में नहीं है। तो इसमें हम लोग जब लेखा करते हैं तो ये बात आती है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को बिहार की बात करने वाले हैं, और बिहार में हम लोगों ने एस्टेट में आप लोगों को रोकड़ वही के बारे में क्लास करनी है, और इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में क्लास नंबर 6 में आप लोगों को आज ही अपलोड करके आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को पूरा मतलब कि सहायक वहीयों का बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मुझे आप लोगों को पार्टनरशिप के बारे में पढ़ाना है, क्योंकि रेशियो में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल आप लोग अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जैसा आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार से हम लोग तैयारी को करने वाले हैं। ठीक है, बीपीएससी की आप लोग तैयारी बता दीजिए कि आप लोग किस सब्जेक्ट में ज़्यादा बच्चे डालने वाले हैं।
तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।